हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। तो बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी फिजिकल स्टेट की, कि ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, क्या इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, सोल्यूबिलिटी क्या होती है, कलर क्या होता है, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी स्टेट की, तो जो अमाइंस होते हैं वो तीनों ही स्टेट, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में एग्जिस्ट करते हैं। जो लोअर मेंबर्स होते हैं गैसियस, फिर धीरे धीरे लिक्विड, और जो हायर मेंबर्स होंगे वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। अगर हम बात करें कि कलर की, तो ये कलरलेस होते हैं, लेकिन अगर इनका ऑक्सीडेशन हो जाए तो कलर ये शो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सोल्यूबिलिटी की, तो सोल्यूबिलिटी, जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता जाएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होता जाएगा, तो वाटर में सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबिलिटी इनकी बढ़ती जाएगी। इनके बाद बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले 1 डिग्री जो अमाइंस होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो 1 डिग्री अमाइंस होते हैं उसमें 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है अपने ही मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए। फिर यहाँ पर 2 डिग्री में 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो बॉन्डिंग ठीक ठाक होती है, लेकिन 3 डिग्री में तो हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं होता है, तो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा? तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, जैसे कि NH2, ये क्या हो गया, 1 डिग्री अमाइन हो गया, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब ये हाइड्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, ये हाइड्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है बॉन्डिंग के लिए। 2 डिग्री में अगर हम बात करें तो एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करने के लिए, इस तरह से। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। 3 डिग्री में तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल हाइड्रोजन नहीं होते। लेकिन अगर हम बात करें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है लेस देन एल्कोहल। क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है एल्कोहल में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो ये तो कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अगर हम बात करें कि केमिकल प्रॉपर्टीज की, जिसमें सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी आती है इनकी बेसिक स्ट्रेंथ, या फिर हम कह सकते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। ये जो प्रॉपर्टी है ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और इजी है। सबसे अच्छी बात है बहुत इंटरेस्टिंग एंड इजी है। बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो हमें पता है अमाइंस क्या होते हैं, RNH2, नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें पता है कि जो बेस होते हैं उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं डोनेट करने के लिए। जो जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो उतना अच्छा बेस होता है। तो यहाँ पर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, तो लुईस बेस की तरह ये एक्ट करता है। अगर ये बेस है तो ये एसिड के साथ मिलकर क्या बनाएगा, सोल्ट बनाएगा। तो यहाँ पर कौन सा सोल्ट बनता है, NH3 प्लस Cl माइनस। ये है सब्सटीट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। इसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक स्ट्रेंथ, और माइनस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उसके अलावा जो Kb वैल्यू है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Pkb वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Kb यानी कि जो बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, और Kb इज इक्वल्स टू माइनस log Pkb, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जैसे हमने एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट में पढ़ा था Ka और Pk वैल्यू, तो सिमिलरली यहाँ पर होती है बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट। Kb ज़्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और अगर Pk भी ज़्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। उसके अलावा कुछ और फैक्टर जैसे कि सोल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस पर भी, ये स्टेरिक हिंड्रेंस पर भी बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। हमें लगता है केवल बहुत बार ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग बन सकते हैं कि हमें लगता है कि प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट देखना है केवल, और डायरेक्टली हम वहां पर आंसर लगा देते हैं। लेकिन कुछ और फैक्टर्स हैं जैसे कि सॉल्वेशन इफेक्ट है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं बेसिक कैरेक्टर को। कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं वो हम यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं, एरोमेटिक अमाइंस होते हैं, जो अमोनिया होता है,
तीनों में से कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा? ये क्या हो गया? एलिफेटिक अमाइन हो गया। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर अमोनिया की, फिर उसके बाद एरोमेटिक अमाइंस की। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर देखिए कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, एल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, यानी कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। प्लस इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा है। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, तो प्लस इफेक्ट यहाँ होगा, लेकिन इसके कंपेरिजन में कम होगा, डोनेट इलेक्ट्रॉन ये कर पाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो रेजोनेंस में बिजी है, तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट होता है। इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, तो भाई अपने ही रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो ये डोनेट कैसे कर पाएगा? जैसे कि इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, एक यहाँ पर बना देते हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके होते हैं। ये क्या हो गया? एनिलीन हो गया। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड और एन से इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं वहां पर पॉजिटिव, जहाँ इलेक्ट्रॉन आए हैं वहां नेगेटिव चार्ज। फिर क्या होगा? फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर एन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एन पर पॉजिटिव, फिर वापस से इलेक्ट्रॉन यहाँ और वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, तो वापस से NH2 बन जाएगा। तो ये क्या होते हैं? इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, रेजोनेंस में बिजी होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन, तो डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं बचते। तो इसीलिए जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं वो सबसे कम उनकी बेसिक स्ट्रेंथ होती है। ये बात कर ली। अब अगर हम बात करें गैसियस फेज, गैसियस फेज, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के केस में अगर हम बात करें तो 3 डिग्री क्या होते हैं? आर, ये क्या है? 1 डिग्री अमाइन है। 2 डिग्री R2 NH, 3 डिग्री क्या होगा? R3 N होगा। गैसियस फेज में प्लस आई इफेक्ट की मदद से हम पता लगाते हैं कौन ज्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पर मॉडरेट, और यहाँ पर सबसे ही कम होगा। ठीक है, तो अगर ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। लेकिन अगर हम बात करें एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस फेज में, तो हमने कहा था कि प्लस आई इफेक्ट के अलावा सोल्वेशन इफेक्ट भी इन्फ्लुएंस करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर सोल्वेशन इफेक्ट कैसे अफेक्ट करेगा? तो जितना अच्छे से वाटर के साथ बॉन्डिंग हो पाएगी, जितना आयन वाटर में सोल्यूबल हो पाएगा, सोल्वेशन इफेक्ट अच्छा हो पाएगा, इनकी स्टेबिलिटी अच्छी हो पाएगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्या कहा? कि अगर कोई आयन अच्छे से वाटर में सोल्यूबल हो रहा है, अच्छे से बॉन्डिंग हो रही है, सोल्वेशन इफेक्ट ज्यादा यानी कि स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बना पाएगा? ऑब्वियसली जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यहाँ पर 1 डिग्री जो होता है वो सबसे ज्यादा बेसिक इन एक्वस फेज, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट केस आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें मिथाइल ग्रुप की और इथाइल ग्रुप की, जो एल्काइल ग्रुप होता है उसके चेंज होने से भी बेसिक स्ट्रेंथ चेंज होती है। अगर मिथाइल की पर्टिकुलरली हम बात करें तो उसका ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। और इथाइल के केस में अगर हम बात करें तो 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये हमें याद रखना होगा। 2 ही केस दिए हुए हमारी बुक में, 2 ही हमें पढ़ने हैं, और इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ये 2 केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि मिथाइल के केस में क्यों, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस इनको अफेक्ट करता है, तो ऑब्वियसली एल्काइल ग्रुप के चेंज होने से बेसिक स्ट्रेंथ चेंज होगी। तो इसीलिए मिथाइल और इथाइल ग्रुप में इस तरह से हमारी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। तो ये फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो चुकी है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें रिएक्शन की, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमारे पास आती है, जैसे एल्काइलेशन और एसाइलेशन। जैसे कि
एल्काइलेशन। ये रिएक्शन तो हमने पहले भी पढ़ रखी है। जब भी अमाइन एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो 1 डिग्री से हमें 2 डिग्री, 3 डिग्री और फिर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिल जाएगा। RX के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पर R2NH, फिर फर्दर RX के साथ रिएक्शन होगी तो R3N और फिर फर्दर रिएक्शन होगी एल्काइल हैलाइड के साथ तो R4N+X- जो क्या होता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है। थर्ड रिएक्शन जो आती है वो आती है एसाइलेशन। एल्काइलेशन, एसाइलेशन देख के ये मत समझ लेना गाइस कि ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जो कैटलिस्ट होता है विच इज लुईस एसिड AlCl3, तो ये जो रिएक्टेंट है वही रिएक्शन करने की बजाय कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेगा, तो वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अमाइन से शो नहीं करते हैं। हम यहाँ पर ओनली एल्काइलेशन एसाइलेशन पढ़ रहे हैं, ना कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी CH3COCl, अगर हम यहाँ पर एसाइल हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, बेस की प्रेजेंस में करवाएंगे, क्योंकि जो हमें एसिड मिलता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए बेस का यूज़ करते हैं। तो Cl यहाँ पर और यहाँ से एक H निकल जाएगा तो RNH यहाँ पर बच जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पर बच जाएगा। इसके अलावा अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं CH3COCCH3 विच इज एसिड एनहाइड्राइड, तो यहाँ पर क्या होगा, सिमिलरली ये ग्रुप जो है ये लग जाएगा, यहाँ पे एक H जो है वो इस ग्रुप के साथ लग जाएगा तो RNH C डबल बॉन्ड O CH3 और साथ में क्या बनेगा CH3COOH विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो हमने यहाँ पर लिया है, ये हमने क्या लिया है यहाँ पर एसाइल हैलाइड। अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं बेंजोइलेशन करवाते हैं, कि यहाँ पर हम बेंजोइल क्लोराइड भी ले सकते हैं। इस रिएक्शन का नाम होता है, जब हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ NH2 की रिएक्शन करवाते हैं तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम बेंजोइलेशन कहते हैं। तो RNH2 + C6H5COCl, तो यहाँ पर क्या बनेगा RNH C डबल बॉन्ड O C6H5 और HCl निकल जाएगा। तो ये हमारी एसाइलेशन थी, जिसमें बेंजोइलेशन भी हमने पढ़ ली, जब हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ पर्टिकुलरली रिएक्शन करवाते हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन आती है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन को ही हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आइसोसाइनाइड बनता है जिसकी बहुत बुरी स्मेल होती है, और ये 1 डिग्री हमें पता चल जाएगा कि जब 1 डिग्री अमाइन जब क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं आइसोसाइनाइड विच इज ऑल्सो नोन एज कार्बाइल अमाइन, जो कि बहुत बुरी स्मेल का होता है और 2 डिग्री और 3 डिग्री हमें ये रिएक्शन नहीं देते। तो यहाँ से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3D अमाइंस के बीच में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एक तार लगा देते हैं यहाँ पर। तो जो हमारे अमाइंस होते हैं उनकी रिएक्शन अगर हम करा दें CHCl3 विच इज क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ रिएक्शन करवा दे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा RNC आइसोसाइनाइड बन जाएगा, जिसे हम कार्बाइल अमाइन भी कहते हैं, और साथ में KCl और वाटर बन जाएगा, बाई प्रोडक्ट तो बनने ही। ठीक है, यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ KOH लेते हैं तो 3 मोल्स ऑफ KCl एंड वाटर बन जाएगा। तो ये रिएक्शन होती है, इसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। फोर्थ रिएक्शन हो गई। फिफ्थ रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, जो कि आगे भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले डायजोनियम सॉल्ट के बारे में जब हम पढ़ेंगे। नाइट्रस एसिड क्या होता है HNO2 होता है, जो कि रिएक्शन में ही बनता है। रिएक्शन में कैसे बनता है NaNO2 + HCl के साथ, यहाँ पर H + Na + NO2 - Cl-, तो यहाँ पर NaCl और HNO2 बन जाएगा। तो ये रिएक्शन में ही बनता है HNO2। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एलिफेटिक अमाइंस की, तो एलिफेटिक अमाइंस जब HNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं, जो कैसे बनता है NaNO2 + HCl, तो यहाँ पर जो डायजोनियम सॉल्ट बनता है RN2 + Cl-, ये अनस्टेबल होता है और हाइड्रोलिसिस करने पर फिर फर्दर रिएक्शन ये कर देता है, जिससे यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है
एल्कोहल मिलता है और नाइट्रोजन गैस निकलती है। अगर हम बात करें एरोमेटिक अमाइंस की C6H5NH2, इसकी रिएक्शन अगर हम करवाएंगे HNO2 के साथ जो कैसे बनता है हमें पता चल चुका है। तो यहाँ पर बनता है सॉल्ट C6H5N2 प्लस Cn-। तो ये पर्टिकुलरली बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इसे हम कहते हैं, जिस बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके बारे में हम रिएक्शंस के बाद स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर ये बन जाता है, ये स्टेबल होता है ठंडे टेम्परेचर पर। तो ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में रिएक्शन होती है, वो ठंडे टेम्परेचर पर ये स्टेबल होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन की, जैसे कि अभी तो इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है, बहुत ही प्यारी प्यारी रिएक्शन है गाइस। 6th रिएक्शन, तो रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। एराइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ जब हम अमाइंस की रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली जो हम एक रिएजेंट ले रहे हैं बेंजीन, एराइल ले सकते तो हम यहाँ पर ले रहे हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला C6H5SO2Cl होता है। और इस पर्टिकुलर कंपाउंड को ही हम हिंसबर्ग्स रिएजेंट भी कहते हैं, हिंसबर्ग्स रिएजेंट भी कहते हैं। तो जब हम इसकी रिएक्शन SO2Cl, ये क्या है हमारा बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन जब हम RNH2 यानी कि अमाइन से करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, S+O NHCl निकल जाएगा, H निकल जाएगा, तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लग जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सल्फोनामाइड। यहाँ पर इसका पर्टिकुलर नेम क्या होगा, N पर ये एल्काइल ग्रुप है, अगर ये मान लेते हैं मिथाइल होता तो हम यहाँ पर क्या लिखते, N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब ये रिएक्शन भी बहुत अच्छी सी, बहुत प्यारी रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, जो 1 डिग्री अमाइंस होते हैं वो रिएक्शन करके एन मिथाइल बेंजील सल्फोनामाइड बनाते हैं। इसमें क्या है, एक H प्रेजेंट है, तो ये इसमें H प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो बेस होता है उसमें सोल्यूबल होता है। 2 डिग्री से जो प्रोडक्ट बनता है वो बेस में सोल्यूबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है। तो 1 डिग्री से जो प्रोडक्ट बना है वो सोल्यूबल इन एल्केलाई। अब 2 डिग्री से जो प्रोडक्ट बनेगा वो इनसोल्यूबल इन एल्केलाई, और 3 डिग्री ये रिएक्शन शो नहीं करते, क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो रिएक्शन कैसे शो करेंगे। तो ये रिएक्शन भी यूज होती है इसके लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब यहाँ पर एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हमें बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड नहीं देगा, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड देगा, हमें देगा हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हमें वहां पर बात तुरंत समझ आना चाहिए कि हिंसबर्ग रिएजेंट कौन सा है, जो हमारा C6H5SO2Cl होता है। तो ये रिएक्शन कंप्लीट है, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन होती है ब्रोमिनेशन। इसमें हमें 3 रिएक्शन पढ़नी है, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट रिएक्शन ब्रोमिनेशन की, तो जब हम अमाइंस की रिएक्शन, ये कौन सा अमाइन है, हमने लिया एरोमेटिक अमाइन एनिलीन हमने लिया। अगर हम इसकी रिएक्शन 3Br2 और ब्रोमीन वाटर के साथ करवा देते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ये जो ग्रुप होता है बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पर हमें ट्राइब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा। यहाँ पर तीनों पोजीशन, ऑर्थो, मेटा, पेरा, तीनों पोजीशन पर ब्रोमीन लग जाएगा, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन। तो 246 ट्राई ब्रोमो
एनिलीन हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन चाहिए, यानी कि हमें तीनों पोजीशन पर ब्रोमीन नहीं चाहिए, एक पोजीशन पर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे CH3CO2O। ये क्या है जल्दी से बताइए, एसिड एनहाइड्राइड। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, नेम याद रखना पड़ेगा, NHC≡OCH3। इसका अगर हम नाम लिखें तो क्या हो जाएगा, एसिड एनिलीड। अगर इसका ये तो हमारा इसका कॉमन नेम हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस IUPAC नेम की बात करें तो एन फिनाइल इथेनामाइड। तो हमें ध्यान रखना है एन फिनाइल इथेनामाइड इज ऑल्सो नोन एज एसिड एनिलीड। अब इसकी रिएक्शन अब इसका हम ब्रोमिनेशन करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी है हमारे पास, CH3COOH। अब ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये ग्रुप तो अभी भी रहेगा, इसको हटाने के लिए हमें एसिड बेस के साथ रिएक्शन करवानी होगी। ये यहाँ पर बन गया, पेरा पर ब्रोमो लग गया। अब यहाँ पर हमें अगर ये पूरा ग्रुप हटाना है, इसकी जगह NH2 लगाना है, तो हम यहाँ पर या तो बेसिक मीडियम या फिर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा देंगे इसकी, जिससे यहाँ पर NH2 लग जाएगा और यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा। तो ये हमें मिल गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ब्रोमिनेशन। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी नाइट्रेशन की, तो नाइट्रेशन में हमें तीन प्रोडक्ट मिलते हैं, टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जिसे हम कह सकते हैं। NH2, इसकी रिएक्शन H2SO4 और साथ में HNO3 दे रहे हैं, नाइट्रेशन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर NO2 ग्रुप ऐड होगा। अब कहाँ पर ऐड होगा, तो यहाँ पर तीन प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, NH2। अब तीन प्रोडक्ट तो कौन से मिलते हैं, पहले में NO2 पेरा पोजीशन पर, दूसरे में मेटा पोजीशन पर, तीसरे में ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो मेटा पेरा। तो ऑर्थो मेटा पेरा तीनों ही कंपाउंड्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब क्यों मिलते हैं, पेरा तो हमें मेजर प्रोडक्ट मिलता है, 51% मिलता है। जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है बहुत कम मिलता है, 2% मिलता है, और 47% हमें क्या मिलता है, मेटा प्रोडक्ट मिलता है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, प्रोटोनेशन हुआ है इसका, ये जो अमाइन है इसका प्रोटोनेशन हुआ है, और जो आयन बना है वो मेटा डायरेक्टिंग है। तो पेरा मेजर मिलना ही था, उसके अलावा हमें यहाँ पर मेटा पर भी नाइट्रो ग्रुप मिलता है, और मेजर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाता है, इसीलिए, ठीक है। ये रिएक्शन कंप्लीट है। अब लास्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन। TION, ठीक है गाइस। सल्फोनेशन में क्या होगा, एनिलीन है, इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करवा देते हैं, एसिड है, बेस है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, सोल्ट, तो सोल्ट ही बनेगा, NH3 पर प्लस HSO4 माइनस। अब ये जो सोल्ट बना है, अब अगर हम यहाँ पर इसको हीट कर देते हैं तो हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर HSO3, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं सल्फोनिलिक एसिड, जो कि ज्विटर आयन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ज्विटर आयन यानी कि यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा और ज़्यादा कुछ नहीं है, तो NH3 पर प्लस चार्ज आ जाएगा और जो SO3 बचा है वहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये कौन सा है, इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। तो सारी रिएक्शन इसकी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।